हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पोलराइड्स। ठीक है, तो देखिए पोलराइड्स क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, पोलराइजेशन चल रहा था हमारा प्रीवियस लेक्चर में, हमने यहाँ तक कवर किया था पोलराइजेशन के बारे में। ठीक है ना, प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ तक कवर किया था ये पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन, ब्रस्टर्स लॉ, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है ना, लास्ट लेक्चर में। तो इसे हम ब्रस्टर्स लॉ बोलते थे, म्यू ए बी इक्वल्स टू 10, म्यू ए बी इक्वल्स टू 10, म्यू ए बी इक्वल्स टू 10 ऑफ थीटा पी, म्यू ए बी इक्वल्स टू 10 ऑफ थीटा पी। तो आज का जो लेक्चर का जो मेन पोर्शन है, आज के लेक्चर में हम बेसिकली जो पोलराइजेशन का बचा हुआ हिस्सा है वो हम देखेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे पोलराइजेशन से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चंस है, लेकिन वो सब क्वेश्चंस अगर हम एमसीक्यू के टर्म में अगर हम देखेंगे तो हमें और भी अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पोलराइड्स जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है एच पोलराइड्स। तो सबसे पहले एच पोलराइड्स के बारे में जानते हैं। तो एच पोलराइड क्या होता है? एच पोलराइड इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग अ शीट ऑफ पॉलीविनाइल एल्कोहल। किसके द्वारा होता है ये? पॉलीविनाइल एल्कोहल के द्वारा एच पोलराइड्स को बनाया जाता है, पॉलीविनाइल एल्कोहल। ठीक है ना, अब जो पॉलीविनाइल एल्कोहल होता है ये होता है लॉन्ग चेन पॉलीमर मॉलिक्यूल्स, ये होता है लॉन्ग चेन पॉलीमर मॉलिक्यूल्स एंड सब्जेक्टिंग टू अ लार्ज स्ट्रेन। ठीक है ना, तो जो एच पोलराइड्स होता है ये पॉलीविनाइल एल्कोहल के द्वारा बनाया जाता है। पॉलीविनाइल एल्कोहल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके जो चेन होते हैं, जो पॉलीमर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लॉन्ग चेन में होते हैं। ठीक है ना, और जो सब्जेक्ट होता है मतलब लार्ज स्ट्रेन के लिए सब्जेक्टेड होता है, लार्ज स्ट्रेन के लिए क्या होता है? सब्जेक्टेड होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट इज द मॉलिक्यूल्स आर ओरिएंटेड पैरेलल टू द स्ट्रेन, द मॉलिक्यूल्स आर ओरिएंटेड पैरेलल टू द स्ट्रेन। तो मॉलिक्यूल्स जो है वो स्ट्रेन के पैरेलल ओरिएंटेशन में रहता है एंड द मटेरियल becomes doubly refractive, एंड द मटेरियल, जो मटेरियल होता है वो डबल रिफ्रैक्शन के थ्रू वो पास होता है। ठीक है ना, व्हेन स्ट्रेन्ड विथ आयोडीन, जब इसको आयोडीन के द्वारा स्ट्रेन किया जाता है, जब इसको आयोडीन के द्वारा स्ट्रेन किया जाता है, द मटेरियल बिहेव्स लाइक अ डाइक्रोइक क्रिस्टल। ठीक है ना, द मटेरियल्स बिहेव लाइक अ डाइक्रोइक क्रिस्टल। तो जो डाइक्रोइक क्रिस्टल होता है उसके जैसा बिहेव करता है अगर मतलब व्हेन स्ट्रेन्ड विथ आयोडीन। ठीक है ना, आयोडीन आपको कहां पर, आयोडीन एक ये होता है नमक जो होता है ना, जो हम नमक खाते हैं उस नमक में आयोडीन होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका एच पोलराइड। तो खास करके एच पोलराइड के बारे में हमें 2 पॉइंट याद रखना है। ठीक है ना, 2 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट याद रखना है कि ये जो होता है वो पॉलीविनाइल एल्कोहल का ये होता है, केस होता है। ठीक है ना, और पॉलीविनाइल एल्कोहल का बना होता है जिसके पास लॉन्ग चेन पॉलीमर मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड सब्जेक्टिंग टू अ लार्ज स्ट्रेन। ठीक है, ये याद रखेंगे। दूसरे टाइप का जो पोलराइड होता है उसे हम बोलते हैं के पोलराइड्स, उसे हम बोलते हैं के पोलराइड्स। और के पोलराइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अ स्ट्रेच्ड पॉलीविनाइल एल्कोहल फिल्म। जो पॉलीविनाइल एल्कोहल फिल्म होती है इसको अगर हम
HCl के प्रेजेंस में हीट करेंगे, ठीक है ना, तो यहां पर एक एक्टिव डिहाइड्रेशन क्रिस्टल हो जाता है ये HCl। HCl क्या है? एन एक्टिव डिहाइड्रेशन क्रिस्टल। तो इस तरह से K पोलराइड्स बनाया जाता है, यानी कि जो H पोलराइड होती है और जो K पोलराइड होती है, दोनों में मटेरियल लगभग एक ही होता है, दोनों में पॉलीविनाइल अल्कोहल ही यूज होता है। लेकिन जो K पोलराइड होता है ये विदाउट हीटिंग होता है, और जो H पोलराइड होता है वो विदाउट हीटिंग होता है, और जो K पोलराइड होता है वो आफ्टर हीटिंग होता है। सो K पोलराइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अ स्ट्रेच्ड पॉलीविनाइल अल्कोहल फिल्म। जब स्ट्रेच्ड पॉलीविनाइल अल्कोहल फिल्म होता है उसको HCl के प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं तो हमें K पोलराइड मिलता है। व्हेन द फिल्म बिकम्स स्लाइटली डार्केंड, ठीक है ना, जब फिल्म स्लाइटली डार्क होता है, हीट करेंगे तो डार्क होगा, देन इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग डाइक्रोइक क्रिस्टल, ठीक है ना। तो डाइक्रोइक क्रिस्टल यहां पर भी है और डाइक्रोइक क्रिस्टल यहां पर भी है, लेकिन इस डाइक्रोइक क्रिस्टल में और इस डाइक्रोइक क्रिस्टल में अंतर क्या है? ये विदाउट हीटिंग है और ये विथ हीटिंग। आफ्टर हीटिंग हमें ऐसा मिलता है, ठीक है ना, तो ये चीज हमें ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ पोलराइड्स होता है। जो पोलराइड्स होता है इसका यूजेस कहाँ कहाँ पर होती है, ठीक है ना। सबसे पहला यूज होता है सन ग्लासेस में। जो चश्मा हम पहनते हैं उसमें कई सारा, आप चश्मे की दुकान पर जाकर बात करोगे तो बोलेगा कि किसी किसी चश्मे का ना प्राइस वो अलग बताएगा, ज़्यादा बताएगा, और बोलेगा कि सर देखिए ये जो है ना ये आपका पोलराइड ग्लास वाला चश्मा है, तो सर इसमें इसलिए इसका दाम ज़्यादा है। अब उसको पता ही नहीं कि पोलराइड, लेकिन उससे आप पूछिएगा ना कि ये पोलराइड ग्लास क्या होता है, तो कुछ आपको एक्सप्लेन करेगा कि इसमें रेज आता है तो हार्मफुल रेज इसमें पास नहीं होता है, आँख को आसानी होगा पहनने में। जाहिर सी बात है कि अगर हम एक पोलराइड्स लगा देंगे यहाँ पर, तो अगर यहाँ से रे ऑफ लाइट बहुत सारा जा रही है तो कुछ तो ये प्रोटेक्ट करेगा, है ना। उसके बाद दूसरा जो यूज होता है पोलराइड फिल्टर्स होता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका पोलराइड फिल्टर्स। तीसरा जो होता है फॉर लेबोरेटरी पर्पस में भी हम पोलराइड का यूज करते हैं। चौथा होता है इन हेडलाइट ऑफ ऑटोमोबाइल्स। जो 4 व्हीलर्स होता है या जो 2 व्हीलर्स होता है जिसे हम ऑटोमोबाइल्स कहते हैं, ठीक है ना। ऑटोमोबाइल्स मतलब 4 व्हीलर 2 व्हीलर्स, तो उसमें जो हेडलाइट होता है, तो हेडलाइट में देखिए वो कोटिंग वगैरह किया रहता है, तो उसमें ना पोलराइड्स का बहुत यूज होता है। उसके बाद इन 3 डायमेंशनल मोशन पिक्चर, जो मूवी देखते हैं ना 3D मूवी आता है, ठीक है ना, जो 3D मूवी आता है, तो 3D मूवी जो बनती है तो मूवीज में एक्चुअली क्या होता है, पिक्चर्स को ही रन कराया जाता है, ठीक है ना। अगर एक पिक्चर्स को काफी स्पीड से रन कराएंगे तो आपको मूवी जैसा वो दिखेगा, दौड़ता हुआ फिल्म होता है। मूवी इज दौड़ता हुआ फिल्म। जो मूवी होता है उसे हम इसलिए उसको मूवीज को हम हिंदी में चलचित्र बोलते हैं। तो 3 डायमेंशन अगर हमें मोशन पिक्चर बनाना है तो 3 डायमेंशनल मोशन पिक्चर में भी क्या होता है, पोलराइड्स का यूज होता है। और कहां पर यूज होता है? इन विंडो पेन में पोलराइड्स का यूज होता है। और कहां होता है? इन विंडशील्ड इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल में देखोगे विंडशील्ड होता है, जैसे डिस्कवर के बाइक में जहां पर स्पीडोमीटर होता है ना, उसके ऊपर ना एक विंडशील्ड ऐसे लगी रहती है, ठीक है ना, इस तरह का एक विंडशील्ड लगी रहती है। तो मतलब यहां पर एक विंडशील्ड ऐसे लगा रहता है। तो जो विंडशील्ड में जो यूज होता है वो पोलराइड्स यूज होता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका पूरा पोलराइड्स की कहानी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए अगला जो स्टेप है हमारा MCQ बेस्ड ऑन
पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट के ऊपर हमें एमसीक्यू पूछा जाता है। तो एमसीक्यू में हम वन बाय वन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वेव्स शोज द प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेशन। इनमें से कौन से टाइप्स के वेव्स पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। पहला है इंफ्रारेड, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तीसरा है आपका ट्रांसवर्स वेव्स और चौथा है आपका माइक्रोवेव्स। ठीक है, तो देखिए जो पोलराइजेशन है वो किसका हम पोलराइजेशन पढ़ते हैं, लाइट का पढ़ते हैं। तो लाइट कैसा रेज है, विजिबल रेज है। लाइट इज विजिबल रेज, यानी कि पोलराइजेशन उसी की होगी जो विजिबल रेज होगी। तो दो ऑप्शन तो गलत हो गया, इंफ्रारेड विजिबल नहीं होता है, माइक्रोवेव भी जो होता है वो विजिबल नहीं होता है। तो बचे ये दोनों। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहां पर होता है, साउंड में, और ट्रांसवर्स वेव्स कहां पर होता है, लाइट में। ये मैं बता चुका हूं, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी। सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपको ये सब ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि दूसरा क्वेश्चन है व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द ग्लास। ग्लास में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछ रहा है, यानी कि एंगल आर की वैल्यू कितनी होगी। इफ द पोलराइजेशन एंगल ऑफ एयर ग्लास इज 63.8 डिग्री, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि what will be the angle of refraction in the glass if the polarization angle for the air glass interface is 63.8 degree। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए, हमें क्या पता होना चाहिए, ठीक है ना। हमें क्या पता होना चाहिए। यहां पर आप देखो कि जैसा कि हम जानते हैं कि आईपी मतलब इंसिडेंट एंगल ऑफ पोलराइजेशन प्लस रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ पोलराइजेशन, इसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। ये हम पढ़ चुके थे। कहां पे पढ़े हैं हम, इसमें हम पढ़ चुके हैं, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। आप अगर प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें थीटा आई प्लस थीटा पी है ना, और मतलब थीटा आई प्लस थीटा आर, इसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर थीटा आई को हम आई पी बोल रहे हैं, मतलब इंसिडेंट एंगल ऑफ पोलराइजेशन, और ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है ना। तो इसमें से हमें पूछा जा रहा है आरपी की वैल्यू कितनी होगी। तो आरपी की वैल्यू 90 डिग्री माइनस आईपी है। तो आईपी जो है यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 63.8 डिग्री, ये हो जाएगा आपका। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी आपका 26.2 डिग्री। इसकी वैल्यू हो जाएगी 26.2 डिग्री। 26.2 डिग्री अगर सॉल्व करोगे तो 26.2 होगा क्या, देख लेते हैं ऐड करके दोनों का 90 आ रहा है कि नहीं। 63.8 और या तो ऐड करो या तो माइनस करो। ऐड करेंगे तो 26 पॉइंट, अगर आंसर सही है तो दोनों का वैल्यू सम आ जाना चाहिए, मतलब 90 आना चाहिए। 8 और 2 10, 6 and 3 9 and 2 and 6 8, 8 and 1 नहीं, 9 और 1 10 हो गया यहाँ पर, और ये 9 हो गया, ठीक है 90 डिग्री। तो 26.2 डिग्री ये आंसर होना चाहिए। बट ये आंसर यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है, ये आंसर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है।
तो अगर ये आंसर ऑप्शन, तो जब कभी भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो कि हमारे पास आंसर अलग आ रहा है और ऑप्शंस में नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन में टिक तो करना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, ये चीज़ समझ लीजिए। ऐसे सिचुएशन में 26 डिग्री के आसपास, 26.2 डिग्री के आसपास जो आंसर होगा वही टिक करेंगे। तो इसके आसपास जो आंसर है 33.7 डिग्री, हालांकि ये उतना भी पास नहीं है, लेकिन जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको कि ऑप्शंस आपका मैच नहीं करे, ठीक है ना, तो आप आंख बंद करके, तो इसका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, व्हाट इज द पोलराइजेशन एंगल ऑफ अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। मतलब कि एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है कितना, √3 है, तो इसका पोलराइजेशन एंगल कितना होगा, ठीक है। तो फिर से वही क्वेश्चन हो गया कि हम जानते हैं कि जो पोलराइजेशन एंगल होता है, ठीक है ना, पोलराइजेशन जो एंगल होता है वो उसमें RP एंड प्लस IP, इसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री, और IP का जो वैल्यू होता है, ठीक है, यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू की वैल्यू हो जाएगी साइन ऑफ थीटा I बाई साइन ऑफ थीटा R, यानी कि इसको हम IP बोल सकते हैं और इसको हम RP बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू अगर √3 गिवन है, इसकी वैल्यू अगर √3 गिवन है, तो √3 का मतलब क्या गिवन है। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि ये दोनों है साइन IP, ये आपका साइन IP है, ठीक है ना, तो नीचे साइन RP को हम क्या लिख सकते हैं, साइन RP को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस IP, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख लो कि ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ IP बटा कॉस ऑफ IP, इसको हम बोल सकते हैं tan ऑफ IP। हमने ये क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा, इससे रिलेशन मिलेगा RP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस IP, तो ये मिल जाएगा। तो हमें IP का वैल्यू पता चल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर 10 IP बराबर √3 हो गया, 10 IP इज इक्वल्स टू √3 हो गया। तो IP का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो अगर IP का वैल्यू 60 डिग्री पुट कर देंगे, तो IP का वैल्यू 60 डिग्री पुट करेंगे, तो जो RP है यानी एंगल ऑफ पोलराइजेशन जो हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द पोलराइजेशन एंगल ऑफ मीडियम, तो RP इज पोलराइजेशन एंगल ऑफ मीडियम, दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और माइनस IP के वैल्यू कितना निकाले हैं 60 डिग्री, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। सो 30 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर, 30 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है कि व्हाट आर सन ग्लासेस मेड ऑफ। जो हम चश्मा पहनते हैं, सन ग्लासेस की बात कर रहा हूँ, तो जो सन ग्लासेस पहनते हैं वो किस मटेरियल का बना होता है। सन ग्लासेस किस मटेरियल का बना होता है क्या वो कलर्ड ग्लास का बना होता है, तो आंसर है कि नहीं, कलर्ड ग्लास का बना हुआ नहीं रहता है। दूसरा ऑप्शन है टिन ग्लास, देखेंगे इसको, सिलिका, ये भी नहीं होता है। पोलराइड्स का बना होता है, नहीं। जो सन ग्लास बना होता है ना, वो बेसिकली टिन ग्लास का बना होता है, याद रखिएगा। इस तरह का जो क्वेश्चन है, जनरली इस तरह का क्वेश्चन को बोलते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। सो टिन ग्लास का बना होता है क्या, सन ग्लास। सन ग्लास जो बना होता है बेसिकली टिन ग्लास का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फील्ड वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पोलराइजेशन ऑफ एन EM वेव। EM वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM वेव्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। EM का मतलब होता है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ईएम का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो बोल रहा है कि विच फील्ड वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पोलराइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो पोटेंशियल फील्ड वेक्टर होता है, या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, या डायपोलर फील्ड वेक्टर होता है। तो जो पोलराइजेशन होता है, इसमें बेसिकली पोलराइजेशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि ईएम वेव में क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, दूसरा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीसरा होता है मोशन, और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो जो पोलराइजेशन यूज़ होता है उसमें बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ किया जाता है। पोलराइजेशन में क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करते हैं, ठीक है ना। पोलराइजेशन में क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो याद रखिएगा, ये भी आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, साउंड वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। क्या साउंड वेव को पोलराइज किया जा सकता है, मतलब ऐसा है क्वेश्चन, ऐसा है कि साउंड वेव कैन बी पोलराइज, बोल रहा है कि साउंड वेव को पोलराइज किया जा सकता है, साउंड वेव को पोलराइज किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें साउंड वेव को पोलराइज नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। क्यों नहीं पोलराइज किया जा सकता है, क्योंकि पोलराइजेशन उसी वेव का होता है जो ट्रांसवर्स होती है, ठीक है ना। और साउंड कैसा वेव्स है, साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड कैसा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसलिए साउंड वेव का पोलराइजेशन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। साउंड वेव का पोलराइजेशन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव याद रखिएगा कि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होता है, इसलिए उसका पोलराइजेशन, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है कि जिस तरह से वाइब्रेशन होती है और जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन होती है और जो मोशन होता है दोनों सेम होता है, मतलब पार्टिकल इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी और इसी डायरेक्शन में चलेगी भी, इसलिए इसका पोलराइजेशन हम लोग नहीं कर सकते। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी विच इज नॉट म्यूचुअली, बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को पहचानिए। किस प्रॉपर्टी को पहचानना है, विच इज नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द पोलराइज्ड लाइट वेव इन अ प्लेन। मतलब कि हमें उस प्रॉपर्टी को पहचानना है जिसमें विच इज नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द पोलराइज्ड लाइट वेव इन अ प्लेन। तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट है वो नहीं है म्यूचुअली परपेंडिकुलर के, मतलब जो पोलराइज्ड लाइट है वो अपने प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, पहला ऑप्शन इसमें प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से वेव्स वाइब्रेट करती है उसी में उसका प्लेन होता है, ये हम देख चुके थे। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऐसे ही होता है, ऐसा हमने देखा था। प्लेन ऑफ रोटेशन, तो जो रोटेशन का प्लेन होता है वो होता है किसका, 90 डिग्री, मतलब रोटेशन, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन भी नहीं होगा, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन तो होगा ही नहीं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ द लाइट वेव्स, ये भी नहीं होगा, क्योंकि लाइट वेव भी ऐसे चलती है और प्लेन भी हम इस तरह से लेते हैं, तो परपेंडिकुलर तो नहीं हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें इस तरह से सोचना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेन इज डिफाइंड एज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। इनमें से कौन सा प्लेन है जो कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन में, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इन अ प्लेन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पीपी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिसे हम प्लेन
पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह रहे हैं, तो पूछा कि विच प्लेन इज डिफाइंड एज प्लेन ऑफ एज द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इन अ प्लेन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है द प्लेन कंटेनिंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। दूसरा ऑप्शन है द प्लेन कंटेनिंग द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टिव वेव्स। तीसरा ऑप्शन है द प्लेन कंटेनिंग डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव वेव्स। चौथा ऑप्शन है द प्लेन कंटेनिंग डायरेक्शन ऑफ डिस्पर्सिव वेव्स। तो देखिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना, जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसके बारे में सोचते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है वो विच प्लेन इज डिफाइंड, वो क्या मतलब इनमें से कौन सा प्लेन डिफाइंड, तो वो प्लेन जिसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट मेंशन होता है उसी प्लेन को हम डिफाइन कर सकते हैं। बाकी जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है, बाकी ये सब रॉन्ग है, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन नंबर ए है। हम कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। अगला सवाल, इन द प्रोपगेशन ऑफ लाइट वेव्स, लाइट वेव्स के प्रोपगेशन में द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन का प्लेन ऐसे होता था और पोलराइजेशन का प्लेन ऐसे होता था, मतलब ऐसे होता था, ठीक है ना, ऐसे होता था, याद करिए, ये ऐसे होता था, ऐसे। तो इनके बीच का जो एंगल होती थी वो कितनी होती थी, 90 डिग्री होती थी। ये पूरी तरह से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये कैसा है, मेमोरी बेस्ड। इसके प्रीवियस लेक्चर में अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री विल बी द फर्स्ट, मतलब करेक्ट आंसर, 90 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द फेनोमेनन ऑफ डिफ्रैक्शन, जो डिफ्रैक्शन फेनोमेनन है, कैन बी ट्रीटेड एज इंटरफेरेंस फेनोमेनन। तो जो डिफ्रैक्शन की फेनोमेनन है उसको इंटरफेरेंस के फेनोमेनन जैसा ट्रीट किया जा सकता है। तो यही पूछा कि कब, इफ द नंबर ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस इज, अगर नंबर ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस, मतलब पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस होंगे, नंबर बताइए आप, ठीक है ना, कितने नंबर ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस होंगे ताकि जो डिफ्रैक्शन है वो इंटरफेरेंस फेनोमेनन को ट्रीट करे, मतलब उसके जैसा हो जाए। ये भी आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें वैल्यूज होता है इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको, ये सब क्वेश्चन एक बार बस ऐसे क्वेश्चन के लिए एक बार हम बस देख लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रॉम ब्रिस्टर्स लॉ ऑफ पोलराइजेशन। अब ये लॉ पे आ गया, ब्रिस्टर्स लॉ पे, इट फॉलोज द एंगल ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स अपॉन, ठीक है ना। तो ब्रिस्टर्स लॉ के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ पोलराइजेशन इनमें से किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ब्रिस्टर्स लॉ के बारे में मैंने आपको बताया है। ब्रिस्टर लॉ का फॉर्मूला होता है tan थीटा के टर्म में होता है ना। बट इसमें क्या पूछ रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ लाइट, फर्स्ट ऑप्शन है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशंस ओरिएंटेशंस, प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस ओरिएंटेशंस एंड नन ऑफ दिस। तो इन सभी में जो ऑप्शन ए है ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, बोल रहे कि अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब कंटेनिंग 50% शुगर सॉल्यूशन। एक लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है ना, इस लॉन्ग ट्यूब में 50% क्या है, शुगर सॉल्यूशन है। ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, शुगर सॉल्यूशन है, इसमें 50% क्या है,
शुगर सॉल्यूशन है, इसमें 50%, तो जो शुगर सॉल्यूशन है इसमें, इस ट्यूब के अंदर ना 50% शुगर सॉल्यूशन है, 50% क्या है, शुगर सॉल्यूशन। और फिर इसको रोटेट कराया जाता है, रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाई 21 डिग्री सेल्सियस। तो बोल रहा है कि द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन पूछ रहा है अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब कंटेनिंग 50% शुगर सॉल्यूशन। यहां पर थोड़ा सा गलती हो गया हमसे। गलती ये हो गया कि क्वेश्चन में 15% दिया हुआ और मैंने गलती से यहाँ पर 50% लिख लिया। तो इसको हम करेक्शन करेंगे। 15% है, कितना है, 15% है, ठीक है ना। तो 15% शुगर सॉल्यूशन है और हमें निकालना है कि अगर इसको रोटेट कराया जाता है, ठीक है ना, अगर हम इसको रोटेट कराते हैं तो कितने डिग्री से ये घूम जाएगा, ठीक है ना, कितने डिग्री से ये, है ना, द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज, तो शुगर सॉल्यूशन कितने डिग्री से घूमेगा, ठीक है ना। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट है, आई आर प्लस आई पी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है ना। आई आर प्लस आई पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला हम इसमें यूज नहीं करेंगे। स्पेसिफिक रोटेशन मैंने आपको नहीं बताया है शायद, तो मैं बता देता हूं। जो स्पेसिफिक रोटेशन होती है, जो स्पेसिफिक रोटेशन होती है, तो स्पेसिफिक रोटेशन में, स्पेसिफिक रोटेशन के लिए फॉर्मूला जो होता है, स्पेसिफिक रोटेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा डिवाइडेड बाई थीटा डिवाइडेड बाई एल। एल मतलब जो लेंथ है इसका वो। तो यहां पर एल की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.2 मीटर, ठीक है ना। इसका लेंथ यहां से यहां तक है। तो थीटा बाई एल सी, एल सी मतलब लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो थीटा कितना है, 21 डिग्री है, ओके। एल कितना है, 0.2 मीटर है, ठीक है ना, 0.2 मीटर है। तो यहां पर 0.2 मीटर है, लेकिन इसमें शुगर सॉल्यूशन कितना है, 15% है। तो L इंटू यहां पर, L इंटू यहां पर हो जाएगा कंसेंट्रेशन इन ग्राम पर मिलीलीटर सॉल्यूशन, C कह सकते हो इसको। तो 15% को, अगर C की वैल्यू 15% गिवन है, C का मतलब होता है कंसेंट्रेशन, C का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। C का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं 15/100। 15/100 का मतलब 0.15। तो 0.2 इंटू 0.15, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 0.30, ठीक है ना। तो 0.30 मतलब 21 बाई 0.3 लिख सकते हैं इसको। तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 10 आ जाएगा, तो 210। तो 3 7 जा 21, तो आंसर कितना हो गया, 70 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर आ गई 70 डिग्री। सो अल्फा विल बी 70 डिग्री। तो याद क्या रखिएगा, हमें ये फॉर्मूला याद रखना होगा। कौन सा, ये स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल्स टू थीटा डिवाइडेड बाई एल इंटू सी। इसे आप याद रखें,
इसे याद रखें, इसे याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 35.26 डिग्री। जो क्रिटिकल एंगल है ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में, यानी कि ये थीटा सी का वैल्यू दिया हुआ, थीटा सी इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल 35.26 डिग्री। अब मैं आपको यहां पर क्रिटिकल एंगल बता देता हूं कि क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्योंकि आपने मैंने बताया नहीं आपको क्रिटिकल एंगल, बेसिक में था ये, बेसिक में भी मैंने नहीं बताया था। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक सरफेस ऐसा है और ये आपका नॉर्मल है, ठीक है ना, ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल में अगर मान लेते हैं कि ये एयर है और ये वाटर है, तो रे ऑफ लाइट को हम यहाँ से ऐसे इंसिडेंट कर रहे हैं, ऐसे। तो जब हमने ऐसे इंसिडेंट किया है तो ये हो गया आपका थीटा आई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो इस रे ऑफ लाइट को ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं जाकर थोड़ा सा ऐसे चला जाएगा। अब हम चाहते हैं कि एंगल ऑफ जो इंसिडेंट है इसको बढ़ाएं, तो हमने बढ़ाया तो ये ऐसे चला गया, और थोड़ा बढ़ाया तो ये ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, ऐसे ऐसे। थोड़ा और बढ़ाया तो दूसरे मीडियम में ना जाकर इसी मीडियम में वापस आ गया। तो क्रिटिकल एंगल किसको बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल वह एंगल है, देखिए इस लाइन और इस नॉर्मल के बीच, मतलब यहां से लेकर यहां तक, इस पूरे एंगल को हम थीटा सी बोलते हैं। थीटा सी मतलब क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल को हिंदी में क्रांतिक कोण भी बोला जाता है। क्रिटिकल एंगल को हिंदी में क्रांतिक कोण भी बोला जाता है। तो क्रांतिक कोण वह कोण है जिस कोण पर अगर किसी रे ऑफ लाइट को रिफ्रैक्शन फेनोमेनन के लिए डेंसर से रेयर मीडियम में भेजा जाए, तो रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में नहीं जाकर वापस डेंसर मीडियम में आ जाती है। मतलब कि इस एंगल पर रिफ्रैक्शन शो नहीं होता है, रिफ्लेक्शन शो हो जाता है। ठीक है ना। तो क्रिटिकल एंगल इज दैट मिनिमम एंगल एट विच द रे ऑफ लाइट शोज रिफ्लेक्शन वेयर एज रिफ्रैक्शन। क्रांतिक कोण वह न्यूनतम कोण है जिस कोण पर किसी रे ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन शो होता है, प्रवर्तन शो होता है अपवर्तन के बजाय। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्रिटिकल एंगल। तो इसको आप ध्यान में रखें। ठीक है ना। तो हमें पूछा है व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ग्लास एट पोलराइजेशन एंगल। साइन 35 समथिंग का वैल्यू गिवन है, ये आप साइन 35.26 डिग्री का वैल्यू गिवन है 0.577। ठीक है ना 0.577। तो यहां पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है ना, यहां पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहां पर हम देखेंगे, ध्यान से अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो क्रिटिकल एंगल होता है, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, म्यू बराबर थीटा tan थीटा बी। एक फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा बी, ये होता है। ठीक है ना। और दूसरा फॉर्मूला होता है अगर क्रिटिकल एंगल है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन किया गया, फॉर क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज म्यू इक्वल्स टू 1 बाई साइन ऑफ थीटा सी। साइन ऑफ थीटा सी ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे मान लेते हैं कि ये क्रिटिकल एंगल है, ठीक है ना। तो क्रिटिकल एंगल है तो इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, ये तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा 90 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल को कई सारे बुक में ऐसे भी डिफाइन किया गया है, क्रिटिकल एंगल
वह मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंट होती है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू 90 डिग्री होता है। मतलब क्रिटिकल एंगल वह मिनिमम एंगल होती है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का वैल्यू या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू 90 डिग्री होता है, ठीक है ना, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम म्यू अगर निकालेंगे तो म्यू इक्वल्स टू होगा साइन ऑफ थीटा आई बटा साइन ऑफ थीटा आर, ऐसा होता है, ठीक है ना। साइन ऑफ थीटा आई बटा साइन ऑफ थीटा आर। तो यहाँ पर एक्चुअली में जो वैल्यू होता है यहाँ पर ये कब होता है, ये फॉर्मूला कब होता है, जब रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जा रही है। यहाँ पर केस उल्टा है, तो अगर केस उल्टा होगा तो म्यू का वैल्यू भी उल्टा हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा आर बटा साइन ऑफ थीटा आई, ठीक है ना। तो ये कब होगा, जब रे ऑफ लाइट वाटर से एयर में जा रहा है। तो ऐसे केसेस में हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आया है थीटा आर, ये कितना है, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। थीटा आर 90 डिग्री यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा 90 डिग्री है। तो यहाँ पर 90 डिग्री अगर है तो साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, साइन 90 1 हो जाएगा। तो जो म्यू की वैल्यू हो जाएगी वो कुछ इस प्रकार हो जाएगी 1 बाई, और थीटा आई के जगह पर थीटा सी ले लेंगे। तो साइन इतने डिग्री का वैल्यू दे रखा है इन्होंने 0.577, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 0.577, ठीक है ना। हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, इसके बारे में हमें पूछा था, तो ये यहां से मिल गया। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आई आर प्लस आई पी इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, ठीक है ना, 90 डिग्री होता है। अब इसमें से जो आई पी का वैल्यू है इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स म्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है ना। और ये आपका आई आर प्लस, तो जो आई आर की वैल्यू हो जाएगी, तो हो जाएगी 90 डिग्री माइनस, यहाँ से म्यू का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो म्यू का वैल्यू आ जाएगा 1.732। तो tan इनवर्स अगर हम बात करेंगे आईपी का, तो आईपी के जगह पर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1.732। अब tan इनवर्स 1.732 का जो वैल्यू होता है दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री हो जाएगा, तो आई आर जो होगा वो 30 डिग्री के बराबर होगा। यही आंसर है आपका। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था क्योंकि इसमें हमें क्रिटिकल एंगल समझाना पड़ा, और जो स्टेप्स है वो भी मतलब थोड़ा ज़्यादा स्टेप में बना, तो इसको ध्यानपूर्वक आप बनाएंगे, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट के लिए हमें थोड़ा सा इसको डिलीट करना पड़ेगा, तो आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, क्योंकि मैं ये डिलीट कर दूंगा, ठीक है ना। तो या अगर डिलीट नहीं भी करते हैं तो एक काम हम कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हमें डिलीट नहीं करना है तो एक काम कर सकते हैं कि ये जो आपका वैल्यू है अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, हाँ, तो इस पे हम एक काम कर सकते हैं, हाँ, अब डिलीट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, अब ये आ जाएगा आराम से, ठीक है ना। इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि व्हेन अ बीम ऑफ ऑर्डिनरी लाइट इज पास्ड थ्रू अ कैल्साइट क्रिस्टल, द लाइट स्प्लिट्स इन ओ रे एंड ई रे इनसाइड द क्रिस्टल। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे करेंगे ये देखो, हाँ, तो यहां पर देखिए एक नया क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके पहले हमारे पास कोई दूसरा सवाल था ना, एक मिनट,
ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। व्हेन अ बीम ऑफ ऑर्डिनरी लाइट, क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हेन अ बीम ऑफ ऑर्डिनरी लाइट, जब एक ऑर्डिनरी लाइट का बीम, ठीक है ना, किसी कैल्साइट क्रिस्टल से पास होता है, तो द लाइट स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट, ओ रे एंड ई रे, ठीक है ना, इनसाइड द क्रिस्टल। तो इसमें पूछा है कि क्या होगा, मतलब ओनली ओ रे इज पोलराइज्ड, नाइदर ई रे नॉर ओ रे इज पोलराइज्ड, only E ray is polarized and both E ray and O ray are polarized, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों में देखिए यहां पर कुछ भी पोलराइज्ड नहीं होगा। जो कैल्साइट क्रिस्टल है इट इज नॉट अ पोलराइजर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से पढ़ें। व्हेन अ बीम ऑफ ऑर्डिनरी लाइट इज पास्ड थ्रू अ कैल्साइट क्रिस्टल, the light splits into O ray and E ray। तो इसका रीजन क्या होता है? जो फेनोमेनन है ये वाइब्रेशन ऑफ लाइट वेव के कारण होता है। लाइट वेव जब वाइब्रेट करती है उसके कारण होता है। तो रिस्ट्रिक्टेड होता है ये पार्टिकुलर प्लेन में अगर होता है, तो मतलब यहां पर जो आंसर होगा, आप इस क्वेश्चंस को आप ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज अ जस्ट लाइक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसको आप याद भी रख सकते हैं कि एक ऑर्डिनरी लाइट को अगर हम कैल्साइट क्रिस्टल से पास कराते हैं तो ये भले ही स्प्लिट हो रहा है, तो स्प्लिट होने का मतलब ऑलवेज ये नहीं होता है कि वो मतलब पोलराइज्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें से ई रे भी पोलराइज नहीं हो रहा और ओ रे भी पोलराइज्ड नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब ई रे और ओ रे क्या है? व्हाट इज O ray and E ray? O ray and E ray को हम एक साथ बोलते हैं रिफ्रैक्टेड बीम, और इन दोनों को बोला जाता है PPL। PPL मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द फेज डिफरेंस introducing a calcite crystal plane of thickness 30 micron between ordinary and extraordinary light। यहां पर देखिए जैसे इसके प्रीवियस क्वेश्चन में ओ रे का मतलब होता है ऑर्डिनरी रे और ई रे का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, और इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सेम टाइप का सवाल है ना, क्वेश्चन जो है वो सेम ही टाइप का है। तो हमें यहां पर देखना होगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। 30 माइक्रोन का थिकनेस है इस क्रिस्टल का, इससे हम किसी लाइट को पास करवाते हैं बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइट वेव। यहां पर वेव लेंथ दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रम, और म्यू नॉट की वैल्यू दे रखी है और म्यू ई की वैल्यू दे रखी है। म्यू नॉट मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी लाइट एंड म्यू ई मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट। तो यहां पर देखिए इस तरह का क्वेश्चन जनरली पूछा नहीं जाता है, लेकिन अब बता दिया हूं तो मतलब आ गया हूं इसमें, तो थोड़ा सा तो मैं चाहूंगा कि इसको सॉल्व कर ही दूं। नहीं करेंगे तो फिर आप बोलोगे सर आपसे क्वेश्चन दे रहे थे, देना ही नहीं चाहिए था फिर। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, जो पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस जो डेल्टा होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है T इंटू म्यू ऑफ ऑर्डिनरी लाइट माइनस म्यू ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइट। ये मैंने आपको नहीं बताया था, इसे आप याद रखें, ठीक है ना, इसे आप याद रखें, ठीक है। पाथ डिफरेंस और जो फेज डिफरेंस होता है दिस इज कॉल्ड पीडी मतलब पाथ डिफरेंस। तो यहां पर पाथ डिफरेंस है तो इसको पूरा लिखते हैं, नहीं तो फिर
पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि दोनों का अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो पीडी ही मतलब होता दोनों। तो ये आपका है पाथ डिफरेंस, ये आपका पाथ डिफरेंस है। दूसरा जो होता है वो होता है फेज डिफरेंस। तो जो फेज डिफरेंस होता है उसकी वैल्यू कितनी है, फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी है? तो फेज डिफरेंस डेल्टा होता है और इसे हम बोलते हैं 2 पाई बाई लेमडा और इनटू होता है डेल्टा। तो अगर हमें डेल्टा पता चल जाए तो हम बता सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले में देखो डेल्टा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टी हमें गिवन है 30 माइक्रोन, तो 30 माइक्रोन का मतलब होता है 30 इंटू 10⁻⁻⁶। म्यू ओ की वैल्यू म्यू ई की वैल्यू गिवन है 1.547, ये हो जाएगा 1.554 और म्यू ई की वैल्यू गिवन है 1.547। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30 इंटू 10⁻⁻⁶ एंड इंटू 0.007 आ जाएगा ये, ठीक है ना, 0.007 आ जाएगा, ये 1.547 है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो यहां पर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस एंड मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो 7 3 ये हो जाएगा 21 इंटू 10 टू द पावर ये हो जाएगा -8 मीटर, इतना मीटर हो जाएगा। तो अब हमें डेल्टा मिल गया, तो हम वैल्यू डेल्टा मिल गया, तो डेल्टा मिल गया। तो देखो इसमें भी आप देखो, इसको भी डेल्टा बोल रहे हो और ये भी डेल्टा बोल रहे हैं, बट ये जो डेल्टा है ये फेज डिफरेंस है और ये जो डेल्टा है वो पाथ डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस की वैल्यू 21 इंटू 10⁻⁻⁸। लेमडा दे रखा 6000 एंगस्ट्रम, तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 21 इंटू 10⁻⁻8 एंड होल डिवाइडेड बाई 6000 एंगस्ट्रम। 6000 एंगस्ट्रम का मतलब 6000 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है ना। तो 2 जीरो तो हम यहीं से माइनस कर देंगे और ये 10 का पावर -8, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। 23 जा 30, तो ये हो गया आपका 21 इंटू 4 64, 84, 21 इंटू 4 फिर 21 इंटू 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, अगर हम इसको पाई रहने देते हैं, सपोज इसको हम पाई रहने देते हैं, तो पाई रहने देंगे तो ऊपर हो जाएगा 21 और नीचे हो जाएगा 30, यानी कि 21/30 और इंटू पाई ये वैल्यू आ जाएगा। तो 21 इंटू 30/पाई, तो इसको पाई रहने दो, यहाँ पर पाई रहने देते हैं, ठीक है ना। तो पाई रहने देंगे तो ये हो जाएगा 22 इंटू पाई, ऐसे हो जाएगा। तो 20/30 इंटू पाई, तो 20/30 इंटू पाई इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा 0.7 इंटू पाई। तो ये आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसका आंसर है बी। अच्छा सवाल है, इसको गुड क्वेश्चन बोल सकते हो, दिस इज गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन की कैटेगरी में। दो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है तो कई बार ऐसा पूछ देता है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज मैंने आपको ये फॉर्मूला नहीं बताया था, इसलिए मैंने ये बताया कि आप इसे याद रखें। तो इसमें 2 फॉर्मूला की मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस आप हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे है कि बोल रहा है कि द लाइट हैज नेचर, लाइट के पास कैसा नेचर है, लाइट के पास कैसा नेचर है। क्वेश्चन नंबर 16 इज लाइट के पास किस तरह का नेचर है। पहला ऑप्शन है वेव नेचर, दूसरा ऑप्शन है पार्टिकल नेचर, तीसरा ऑप्शन है मैटर और चौथा ऑप्शन है डुअल नेचर। तो आपको मैं बता रहा हूं कि लाइट के पास डुअल नेचर होती है और इस बात को किसने बताया था, डी ब्रोगली ने बताया था। इस बात को बताया था डी ब्रोगली साहब ने। तो डी ब्रोगली साहब ने बताया था कि जो लाइट होती है उसका डुअल नेचर होता है, ठीक है ना। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17।
पोलराइज्ड लाइट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई, इनमें से किनके द्वारा पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, दूसरा ऑप्शन है निकोल प्रिज्म, तीसरा ऑप्शन है बाई प्रिज्म और चौथा ऑप्शन है प्रिज्म मेड ऑफ फ्लिंट ग्लास। तो मैं आपको बता रहा हूं इसका डायरेक्ट आंसर, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका आंसर होगा निकोल प्रिज्म। हम जो प्रिज्म यूज करते थे उसमें निकोल प्रिज्म होता था। बाई प्रिज्म नहीं लेंगे, NaCl क्रिस्टल भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो निकोल प्रिज्म इज द करेक्ट आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन एस्टैब्लिश्ड द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव्स। इनमें से कौन सा फेनोमेनन है जिससे हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट क्या है? पहला ऑप्शन है पोलराइजेशन, दूसरा ऑप्शन है डिफ्रैक्शन, तीसरा ऑप्शन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चौथा ऑप्शन है क्रॉम्पटन इफेक्ट। तो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन के मदद से ही हम इसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं, बाकी में एग्जैक्टली नहीं पता चलता है। क्योंकि जब पोलराइजेशन होता है तो उसको हम लाइट को किसी क्रिस्टल से पास कराते हैं या कोई ऐसा प्रिज्म से पास कराते हैं जिसमें हमें ये इफेक्ट दिखता है। कौन सा इफेक्ट? कि लाइट ट्रांसवर्स नेचर का होती है, मतलब कैसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन कैसे होता है, पैरेलल कैसे होता है ना, ये सब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन लाइट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट passes through calcite, it often forms two images, ठीक है ना, it often forms two images. Each of two images are formed from light that has been polarized by. ये भी आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें डबल रिफ्रैक्शन क्वेश्चन आंसर होगा इसमें, ठीक है ना। इसमें आंसर क्या होगा? डबल रिफ्रैक्शन, क्योंकि जब एक लाइट वेव को सिंगल व्हेन अ लाइट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट पासेस थ्रू अ कैल्साइट, सिंगल पॉइंट से पास करेंगे कैल्साइट से, तो ये दो इमेजेस फॉर्म कर रहा है, तो दो इमेजेस फॉर्म कर रहा है, तो ईच ऑफ टू इमेजेस आर फॉर्म्ड फ्रॉम लाइट दैट हैज बीन पोलराइज्ड बाय। तो जाहिर सी बात है कि डबल रिफ्लेक्शन होगा तो ही ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। रिफ्लेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, रिफ्लेक्शन होगा नहीं। स्कैटरिंग में तो बहुत सारे अलग ही फेनोमेनन होता है। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ये भी नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता देता हूं, आप इसको ट्राई करिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको डील करेंगे। लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, लास्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए 10% शुगर सॉल्यूशन इज 60 डिग्री। इसमें स्पेसिफिक रोटेशन दे दिया है, तो प्रीवियसली मैंने स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में आपको बताया है, ठीक है ना। बोल रहे इफ द लेंथ ऑफ द पोलरीमीटर ट्यूब कंटेनिंग शुगर solution is 20 centimeter, the plane polarized light is rotated by। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का, वो आंसर है बी, ठीक है ना, बी आंसर है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से करें, इस क्वेश्चन को आप खुद से करें, डू योर सेल्फ, ठीक है ना, डू योर सेल्फ। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में होगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।